नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जानकारी है ईरान के अंदर नए सुप्रीम लीडर की। नाम है उनका मोज्तबा खमनेई। हमने इनके बारे में आपको बहुत पहले ही अपने सेशंस में इंट्रोड्यूस किया था, जानकारी दी थी कि ये सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अल खमेनेई की दूसरे बेटे हैं। इनसे पहले मुस्तफा खमनेई हैं। तो मौजतबा हाल ही में सुप्रीम लीडर अनाउंस कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, हेडलाइंस आपके सामने है और ईरान के लोगों में जोश आपके सामने है। यहां जो तस्वीरें हैं ये ईरान के लोगों की हैं जो सड़कों पर उतर करके इस बात का वेलकम कर रहे हैं कि उनको एक नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। इस बात के क्या मायने हैं? इस तरह से जो खुशियां मनाई जा रही हैं ये रात 3:30 बजे की हैं। लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ईरान को उनका नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। इस बात पर अमेरिका की नाखुशी जानेंगे जानेंगे कि यह बात कितनी मायने रखती है कि अमेरिका जो बार बार धमका रहा है कि सुप्रीम लीडर मेरे बिना मत बना देना, उन्होंने फिर भी अपनी तरफ से मोज्तबा खमनेई को अपना सुप्रीम लीडर अनाउंस कर दिया है, जिसके बारे में बार बार धमकियां दी जा रही हैं कि तुम सुप्रीम लीडर बनाओ, हम उसे मार देंगे। तो क्या आगे होने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। और ईरान में इन्हें लेकर के क्या विचार है, किस तरह की विचारधारा मुजतबा रखते हैं, दुनिया के कितने लीडर्स ने उनके अपॉइंट होने पर वेलकम किया है, रशिया और चाइना का स्टेटमेंट कितना ईरान के पक्ष में है, ये सारी बातें आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ट्रंप का पहले से बयान था कि अपना सुप्रीम लीडर बनाते समय मुझे जरूर इन्वॉल्व करना, ईरान ने नहीं किया। तो आइए दुनिया भर की प्रतिक्रियाओं के साथ इसको जानेंगे, समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है जिसमें हमने रघुराम राजन जी जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उनसे एक बातचीत की थी वैश्विक परिदृश्य पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, आपके लिए क्या अच्छा है, किस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था को वो कैसे देखते हैं। अगर आप सुनना चाहें तो हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप उसे एक बार देखिएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयतुल्ला अल खमनेई जो कि ईरान के शिया मतावलंबियों के सुप्रीम लीडर थे, उनकी 86 ईयर की एज में इजरायली गोलाबारी में मौत हो गई थी। उनके सह परिवार के काफी सारे सदस्य इजरायली गोलीबारी के अंदर या इजरायली बम धमाके के अंदर मृत हो गए थे। जब वो मरे 28 फरवरी के बाद लगातार अपडेट दिया जा रहा था कि कौन नया सुप्रीम लीडर बनेगा। यहां पर इलेक्शन से जो बनते हैं वो राष्ट्रपति बनते हैं, उसके ऊपर जो लोग होते हैं जो कि क्लेरिकल मतलब क्लर्जिक समुदाय से होते हैं या फिर जो मौलवी होते हैं, जो धर्मावलंबी होते हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है और उन्हीं में सबसे ऊंची पद का नाम सुप्रीम लीडर होता है। तो जब सुप्रीम लीडर नहीं थे तो 1 मार्च के दिन, क्योंकि खमनेई 28 तारीख के दिन उनका अपडेट आया, तो 3 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई जिसमें राष्ट्रपति रखे गए, मोहसिन एजाई रखे गए और अली रेजा अराफी रखे गए और इन्हें कार्यवाहक सुप्रीम लीडर बनाया गया। कार्यवाहक सुप्रीम लीडर बनने के बाद में लगातार इंतजार था। यहां की जो काउंसिल है जो 60 लोगों से बनी हुई है, वो डिसाइड करती है कि किसे सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। तो नए सुप्रीम लीडर का इंतजार होने लगा, तारीखें बीतती गई, चर्चा बनने लगी। इनके विदेश मंत्री ने कहा कि हम 1-2 दिन के अंदर अपना सुप्रीम लीडर चुन लेंगे। ये 1 मार्च 2026 की खबर आप देख रहे हैं। समय बीतता गया, 6 मार्च आ जाता है, लेकिन नाम अनाउंस नहीं हो पाता है। नाम अनाउंस नहीं होता तो फिर सवाल उठने लगता है कि भाई सुप्रीम लीडर बनाने में क्या ईरान के अंदर डर का माहौल है, या फिर अमेरिका का कोई मतलब अमेरिकी भय के अलावा लोग चाहते ही नहीं है कि सुप्रीम लीडर नाम का कोई पद हो। क्या कहानी है? तो चर्चा निकल कर आती है 6 तारीख को ट्रंप के एक ट्वीट से, जिसमें ट्रंप अपनी तरफ से कहते हैं कि मैं समझा दे रहा हूं कि मेरे बिना पूछे अपना कोई सुप्रीम लीडर मत बना लेना। 6 तारीख को इस जानकारी के आते ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर का जो नाम चयन है वो डिले हो जाता है। ऐसे में आज 9 तारीख के दिन इस बात का बाहर आना कि मोज्तबा खमनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला मायना कि ये अमेरिका को सीधा संदेश है कि आप कुछ भी कहिए, हम अपने हिसाब से फैसले करेंगे। नंबर दूसरा, खमनेई के बेटे को ही लिया गया है और कहा जाता है कि इन्हें खमनेई से भी ज्यादा मतलब खतरनाक माना जाता है, कट्टरपंथी माना जाता है। अमेरिका इनको पहले से ही अपनी तरफ से रेड लिस्ट करके चल रहा है, ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है कि यह व्यक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। विकीलीक्स की निकली हुई खबरें हम आपके साथ साझा करेंगे, जानकारियां निकाल कर लाएंगे कि कैसे अमेरिका 2019 से कह रहा है कि मोज्तबा अपने पिताजी का गेट कीपर है। यानी कि अगर खमनेई तक किसी को जाना होता था पहले भी, तो वो वाया इन्हीं के जाता था। जो खमनेई की सेना थी
आईआरजीसी जो पर्सनल मतलब ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो थी, वो धर्म के नाम पर दुनिया भर में काम करने वाली, वो इनके थ्रू काम करती थी। जो कुद्स फोर्सेस हैं वो इनके थ्रू काम करती थी। यानी एक तरह से खमनेई के आदेश की आईआरजीसी से जब पालना होती थी तो चैनल ये बनते थे। तो इस तरीके से खमनेई के जाने के बाद में सर्वोच्च नेता के रूप में जब उनको चुना गया, उनके बेटे को चुना गया, तो अपने आप में ईरान का संदेश दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से निकल आया कि अगर आपने खमनेई को हटाया तो खमनेई की विचारधारा में उनके बेटे को, जो और ज्यादा उन जैसे हैं, यानी कि और ज्यादा रिलीजियस हैं, ईरान के अंदर जिस तरह की विचारधारा को खमनेई चाहते थे उसी को बढ़ावा देने वाले हैं, इस खबर को इस तरह देखा गया। अनाउंसमेंट सरकारी मीडिया के द्वारा बहुत ही रिलीजियस तरीके से किया गया। तस्वीरें बाहर आई कि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के माध्यम से मुज्तबा हुसैनी खमनेई को अपना नया लीडर, सुप्रीम लीडर चुन लिया है। तो मुज्तबा खमनेई जो है ये 1969 बॉर्न है और ईरान के फिलहाल सर्वोच्च नेता बन चुके हैं। जहां तक बात हो इनकी पॉलिटिकल मतलब बैकेजिंग की और क्या है इनका मतलब इतिहास क्या है, तो कहा जाता है कि ये हुज्जतुल इस्लाम शिया इस्लामिक उच्च स्तरीय धार्मिक उपाधि है उसे प्राप्त कर चुके हैं। जो सबसे सर्वोच्च पद की जो उपाधि है वो तो खमनेई के पास ही थी, सुप्रीम लीडर के पास। उसके नीचे जो पद होते थे उनमें से हुज्जतुल हुज्जतुल करके जो पद है उसको रखने वाले ये पद के रूप में जाने जा रहे हैं। हालांकि इनके आलोचकों का मानना है कि और भी कई लोग काबिल थे सुप्रीम लीडर बनने के, लेकिन परंपरागत तरीके से अपने बेटे को ही यह सत्ता दे दी गई। ये दर्शाती है कि वहां पर भी अब वंशवाद चल रहा है। जहां धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति सुप्रीम लीडर अगर बना हो तो खुमैनी सबसे पहले सुप्रीम लीडर थे, उनके बाद खमनेई बने और अब उनके बेटा मुज्तबा जो बने हैं। तो खुमैनी से खमनेई का कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन अब जो बने हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो गए हैं, वंशवाद आ चुका है। ईरान में बोले इस चीज को पसंद नहीं किया जाता है। खैर, इसके बाद में दूसरी बात निकल कर आती है कि मुज्तबा का नाम नया नहीं है। अमेरिका इस नाम को लेकर पहले से ही बड़ा सतर्क है। 2019 से अमेरिका ने इन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यह खबर 2024 में भी एक बार निकल कर आई थी कि कौन है वो व्यक्ति जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भविष्य के नए लीडर हो सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि इनके साथ साथ एक और व्यक्ति इब्राहिम राइसी थे जिनके बारे में चर्चा थी कि अगर कल को ईरान के सुप्रीम लीडर जो कि 86 ईयर ओल्ड होकर के इजरायली बमबारी में मारे गए, अगर वो मरते हैं तो उनकी जगह सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। तो कहते हैं कि मुज्तबा के साथ साथ इब्राहिम राइसी जो अमेरिका के ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर सबसे ज्यादा दांव खेला जा रहा था। लेकिन वो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे जाते हैं 2024 में। तो भी इनका नाम उछलकर आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हटा दिया। कुछ इस तरह से इनके बारे में पहले भी मीडिया में रिपोर्ट्स और न्यूज रही हैं। आप 2019 की न्यूज कटिंग देखें जिसमें अमेरिका ने अपनी तरफ से इन्हें मतलब ब्लैकलिस्ट किया हुआ था, बताया हुआ था कि ये कितने तरीके से इब्राहिम राइसी के साथ मुज्तबा खमनेई को सेकंड सन ऑफ सुप्रीम लीडर डेजिग्नेटेड टुडे फॉर द रिप्रेजेंटिंग सुप्रीम लीडर इन ऑफिशियल कैपेसिटी डेस्पाइट नेवर बीइंग इलेक्टेड और अपॉइंटेड टू ए गवर्नमेंट पोजीशन। तो बोले पहले भी अमेरिका इनके बारे में जिक्र कर चुका है। इनके नाम की घोषणा जब तक नहीं हुई थी तब भी अमेरिकी मीडिया यह मान रही थी कि यदि मुज्तबा खमनेई आते हैं तो ईरान में फिर कुछ नहीं बदलेगा, जैसा है सब वैसा ही चलता रहेगा। इनके बारे में आलोचकों का, यानी कि इनके विरोध में जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उनका कहना यह है कि ईरान के अंदर कोई भी डिसीजन पहले खमनेई भी लेते थे तो वाया इनके थ्रू होता था। ये गेट कीपर की तरह से थे। ये बात कब निकल कर आई तो 2008 का एक विकीलीक्स का पेपर इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें मुज्तबा खमनेई के बारे में लिखा गया है कि सन ऑफ सुप्रीम लीडर अल खमनेई is widely viewed within the regime as a capable and forceful leader and manager who may someday succeed to at least a share of national leadership. His father may also see him in that light, a close ally of Tehran Mayor Kalibat. तो एक तरीके से पहले से ही ये दुनिया को मालूम था कि मुज्तबा कितने ज्यादा खास हैं खमनेई के और कितना सत्ता पर नियंत्रण है। और आईआरजीसी के द्वारा ईरान में जितने भी काम किए जाते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, वो वाया मुज्तबा ही होते हैं। इसी वजह से इन्हें
मतलब लीडर चुना गया है। एक और तर्क इसमें दिया जा रहा है कि खमनेई यही कहा करते थे कि कोई भी लीडर बने, लेकिन वो व्यक्ति होना चाहिए जिसे अमेरिका और इज़राइल पसंद ना करें। तो ऐसे में जब इन्हें लीडर के रूप में चुना गया है, तो निश्चित ही अमेरिका को ये पसंद नहीं होंगे। जब नहीं पसंद होंगे, तो पहला सवाल ये है कि जब खमेनेई को ही उन्होंने डे 2 पर निशाना बना लिया, तो इनकी जान को लेकर के क्या तैयारियां हैं? मतलब ईरान इन्हें लेकर के किस तरह से तैयारी कर रहा है? तो साहब, जैसे ही इनका नाम अनाउंस होता है, जनता सड़कों पर होती है और इनके नाम को चीयर करने लगती है, खुशी मनाने लगती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सुबह 6 बजे की तस्वीरें आपके सामने हैं और वहां से बहुत सारे वीडियोस बाहर निकल कर आ रहे हैं, जिसमें ईरान के लोग कह रहे हैं कि अमेरिका जो कहता है कि हम रेजीम चेंज करना चाहते हैं, आइए और देखिए किस तरह से लोग इस बात पर खुशियां मना रहे हैं, जिन्हें खुशियां मनाने के लिए बुलाया नहीं गया है। वो खुद खुशियां मना रहे हैं कि हमारा लीडर चुन लिया गया है। और इस बात को लेकर सुबह 3:30 बजे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ऐसे में निश्चित ही अमेरिका के लिए यह अच्छी बात नहीं है। जब ट्रंप से यह बात पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी, यह खबर से मुझे खुशी नहीं हुई। ट्रंप ने सीधा सीधा इस बात पर अपनी नाखुशी जाहिर की। बीच में मीडिया रिपोर्ट्स ये तक चलने लगी कि इजराइल ने मुज्तबा खमेनेई को भी निशाना बना दिया है। हालांकि उस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन हां, जहां तक बात है ट्रंप और नेतन्याहू की, कि दोनों कोऑर्डिनेशन में हैं और भविष्य क्या होगा युद्ध का, ये आपस में लोग मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कल तक कुशनर और विटकॉफ, कुशनर जो दामाद हैं और विटकॉफ मतलब ट्रंप के दामाद हैं और विटकॉफ मित्र हैं, तो ये दोनों लोग आ रहे थे इजराइल बातचीत के लिए कि आकर आगे देखते हैं अगर कोई बातचीत बन पाती है ईरान से। जब जैसे ही नाम सुप्रीम लीडर का अनाउंस हुआ, तो इनकी यात्रा कैंसिल होने की बात भी निकलकर सामने आ गई। कुल मिलाकर के अमेरिका वार्ता के लिए भी लगातार प्रेशर बना रहा था बैकडोर से, लेकिन इनकी यात्रा कैंसिल होना दिखाता है कि ईरान का जो स्पष्ट रुख है कि हमारा सुप्रीम लीडर कौन होगा, कैसे हमारा भविष्य लिखा जाएगा, उसका संदेश है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर अब इस तरह के मीम वायरल प्रेजेंट हो रहे हैं कि साहब इन्हें बड़ा दुख हो रहा होगा कि यार कैसे इन्होंने खमनेई को चुन लिया। खैर, आरटी जो न्यूज है, जो कि रशिया की न्यूज चैनल है, वो लिखता है कि तमाम अमेरिकी और इजरायली बम्बार्डमेंट के बीच में ईरान के लोग सड़कों पर हैं और अपने नए सुप्रीम लीडर को चीयर कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि अमेरिका जो देख रहा है वही नजरिया नहीं है। ये लोग इतने डर के बावजूद भी अगर सड़कों पर हैं, तो यह अपने आप में बड़ा संदेश है। यह निश्चित ही एक बड़ी सुर्खी है। जिस तरह से लोग बम्बार्डमेंट के बीच भी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां पर एकत्रित होते हैं और अपने नए सुप्रीम लीडर को चीयर करते हैं। खुले में उपस्थित ये जो लोग हैं, ये निश्चित ही ईरान की एक मतलब पर्टिकुलर ग्रुप की चाहत को दिखाती है कि ये किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका जिन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, ये दुनिया भर की न्यूज बनती है। इसी के चलते चाइना ने अपनी तरफ से इन्हें समर्थन दिया और कहा कि भाई किसी देश के इंटरनल मामले पर दूसरे देश को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और हम अपनी तरफ से इनके अपॉइंट होने पर कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। चाइना ने अपनी तरफ से मुज्तबा खमेनेई के अपॉइंटमेंट को सही ठहराया और उन्हें मतलब कहा कि हाँ भाई, हम बैक करते हैं। ठीक इसी प्रकार से रशियन प्रेसिडेंट ने भी मुज्तबा खमेनेई को कहा कि आप आने वाले समय में अपने पिताजी के बढ़े हुए काम को आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम आपको मतलब कांग्रेचुलेट करते हैं, ग्रीट करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी तरफ से, पुतिन ने और शी जिनपिंग की तरफ, दोनों तरफ से इन्हें एक स्टेट हेड की तरह से कांग्रेचुलेट किया जा चुका है। इसके साथ साथ अगर भारत के केस में बात की जाए कि भारत ने क्या बताया, तो भारत के अंदर बजट सत्र का जो सेकंड अंतराल के बाद का जो सत्र है वो शुरू हुआ और वहां पर विदेश मंत्री ने राज्यसभा के अंदर भारत सरकार का पक्ष रखा। बताया कि भारत इस समय पश्चिम एशिया को लेकर क्या सोच रहा है, ईरान के अंदर हालात क्या हैं, ईरान सरकार के साथ क्या संपर्क चल रहा है। ईरान सरकार ने हमारे यहां पर, जो हमने थोड़े दिन पहले ही एक ईरानी जहाज को अपने यहां रुकने दिया है लावान नाम से, उसके ऊपर उन्होंने हमें धन्यवाद दिया। यह भी बताया कि हम कितने लोगों को जो वेस्ट एशिया है वहां से वापस भारत ला चुके हैं। इसी बीच में अपोजिशन ने अपनी तरफ से लोकसभा के अंदर स्पीकर के खिलाफ मोशन लाने की तैयारी की और सरकार से जवाब मांगने की बात की। प्रधानमंत्री से पूछा गया कि गल्फ जब जल रहा है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इंडियंस वहां पर फंसे हुए हैं, तो फिर हमारे लीडर कर क्या रहे हैं।
भारत सरकार से सीधा सवाल पूछा गया। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि आज हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से ट्रंप के सामने समर्पित हैं क्योंकि उन्हें दो वजहों से ब्लैकमेल किया जा रहा है, एक एप्स्टीन फाइल और एक अडानी पर मामला। इसके चलते हमारे प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी की तरफ से, जो कि मतलब अपोजिशन की तरफ से, समाजवादी की तरफ पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा कि युद्ध के संदर्भ में देश का पक्ष और राय जानने के लिए सदन में प्रधानमंत्री को होना चाहिए था। आज की हमारी प्राथमिकता यह जानना है कि विदेश नीति गिरवी रखने का वजह क्या है। तेल जैसी आपूर्ति पर आत्मनिर्णय की जगह हम अमेरिकी आदेश की पालना क्यों कर रहे हैं। हमारी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का क्या हुआ। युद्ध से प्रभावित क्षेत्र में फंसे भारतीय कार्यरत जो पर्यटक बनकर जो गए हैं उनको निकालने के लिए क्या किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ जो मीडिया कर्मी इजराइल गए थे वो वहीं फंसे हो गए, उनको निकालने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं। साथ ही साथ युद्ध के कारण जरूरी आपूर्ति को नियमित और सुनिश्चित करने के लिए बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं, इनके लिए बातचीत होनी चाहिए। सदन के अंदर विदेश के मामलों को लेकर चर्चा हुई। इसके ऊपर राज्यसभा के अंदर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने जानकारी दी, अपनी तरफ से सारे अपडेट दिए और उन्होंने कहा कि हम निरंतर लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। ये बात सही भी है। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे थे, भारत की एम्बेसी लगातार सूचना दे रही थी कि जो भी भारतीय हैं वो वहां से बाहर निकलें। ये भी सूचनाएं दी जा रही थी कि आप लगातार एम्बेसी के संपर्क में रहें, जो भी बाहर आना चाहते हैं। उसके बावजूद भी विदेशों में हमारे दूतावास सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और लगातार फंसे हुए भारतीयों को लाने का काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री के अनुसार 67,000 नागरिकों को इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं। इस पर इन्होंने अपनी तरफ से सदन को संबोधित किया। 52,000 भारतीय वापस लाए जा चुके हैं गल्फ देशों से। इसके बारे में भी विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से जानकारी दी। एयर इंडिया की तरफ से जेद्दा और मस्कट से आज 9 मार्च के दिन 24 फ्लाइट शेड्यूल की गई थी। जो भारतीय वहां फंसे हैं उन्हें लाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ये सारी जानकारी आपने सदन के अंदर देश को दी थी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारियां जो सदन के अंदर दी गई और भारत का जो स्टैंड है, जिसमें कि भारत इस बात को लेकर के कि हम ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह की कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस हैं, साथ ही साथ विदेश मामलों के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने अपनी तरफ से सवाल उठाए कि आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है कि देश के अंदर शेयर बाजार गिर रहा है, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक स्तर तक की वृद्धि हुई है, सरकार को इस पर जवाब देने आना चाहिए। खैर, सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन के अंदर अपनी बातों को रखें ताकि देश उनसे पूरी तरह अवगत हो। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, जो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है, अगर आप सुनना चाहें तो आप इसे अवश्य वीडियो को देखें और सुनें और अपनी राय प्रकट करें। धन्यवाद।